गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आज सर। हम लोग फिर पॉलिटी का जो कल का जो हमने आपको पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, राइट, उसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अभी हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं, मिस कंटिन्यू। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि आप लिख नहीं पाए उसको ठीक से सुनने में, राइट, तो आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं जब आपको ऐसा फील हो। अदरवाइज आप कोशिश यही करो कि आप क्लास में ही जो है चीज़ों को ध्यान से सुनो, राइट, और कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे तुरंत बताओ, ताकि आप अपने नोट्स अच्छे से बना सकें और उनको अच्छे से रिवाइज कर सकें। हमारा मेन ऑब्जेक्ट वही है कि हम क्या होता है कि जब हम चीज़ों को समझते जाते हैं, लिखते जाते हैं, टू द पॉइंट लिखते जाते हैं, तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तक पढ़ा, राइट, वो हमने कंप्लीट किया। हम लोग सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं देख रहे हैं इस समय, हम लोग वो देख रहे हैं जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और हम उनको कैसे हमारे जो है एग्जामिनेशन के लिए हम उनको कैसे यूज करेंगे। कहाँ, जैसे हम मान लिया ऐसे लिख रहे हैं तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर हम जीएस के आंसर लिख रहे हैं तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में हम लिख रहे हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं। हर तरह की इंटरप्रिटेशन में, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो हमें सारे सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करना आना चाहिए। हम सिर्फ एक सब्जेक्ट्स को, मतलब पूरे जीएस को हमें एक इंटीग्रल स्कीम समझना है, सिविल सर्विसेज को पूरा एक इंटीग्रल स्कीम समझना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977। कल हम लोगों ने 40 जो है सेकंड कर दिया था, 42वां संविधान संशोधन कल हमने कर दिया था। आज हम लोग 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977 कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लिखिए restore the jurisdiction of the Supreme Court and the High Courts in respect of judicial review and issue of rates तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुराने जो संविधान संशोधन जो हुआ था, ये उसमें न्यायपालिका की जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है उसको लिमिटेड कर दिया गया था, तो उसमें उसको रिस्टोर किया गया। ठीक है, उसको मतलब कह सकते हैं रिस्टोर किया गया, हिंदी में लिख सकते हैं कि वो शक्ति दोबारा से प्राप्त कर ली। सर एंड के बाद क्या बोला आपने? इन द हाई कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इश्यू ऑफ रेट्स। और उसके बाद deprived the parliament of its special powers to make laws, to deal with anti-national activities। तो ये जो संविधान संशोधन था, ये कह सकते हैं कि विशेष शक्तियां जो है संसद की, जो कि राष्ट्र विरोधी तत्व होते हैं, उनसे निपटने के लिए। अब हम बात करेंगे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो देखिए 44वां जो संविधान संशोधन जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली कोशिश ये हुई जो 42nd में जो हुआ है उसी को इसमें चेंजेस किया गया, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि लिख सकते हैं रिस्टोर्ड the original term of Lok Sabha and
the state legislative assemblies that is 5 years. इसका मतलब यहाँ पे ये है हिंदी में कि जो पहले शक्तियां थी, कि पहले जो 5 इयर्स की जो शक्तियां थी, अब वो शक्तियां जो है फिर से पहले जो 5 साल था फिर 6 ईयर किया गया उसको, और 6 ईयर के बाद जो है अब फिर से 5 साल कर दिया गया उसको, ठीक है, मतलब 10 ईयर 5 साल कर दिया फिर से। और इसमें एक सबसे खास बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म था, वो टर्म जो था लिख सकते हैं, रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस। मतलब हमारे संविधान में एक शब्द प्रयोग किया गया था, वो किया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस। आंतरिक अशांति बोलते इसको, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया था, इसको रिप्लेस किया गया आर्म रिवेलियन, आर्मी आर्म रिवेलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, मतलब अब राष्ट्रीय आपातकाल पहले इस आधार पर लगाया जा सकता था कि आंतरिक अशांति हो गई, आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई, लेकिन अब जो है यह आधार जो था, ग्राउंड जो था, वो चेंज किया गया। अब जो है कह सकते हैं सेना का विद्रोह, इसके आधार पर लगाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले क्या होता था कि पहले जब आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के समय, तो फोन पे भी अगर बोल दिया तो रिटर्न नहीं था, ये मैं कहना चाहता हूँ, तो इमरजेंसी लाई जा सकती थी। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर, देख सकते हैं आप, मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर a national emergency only on the written recommendations of the cabinet, मतलब अब जो आपातकाल लगाया जाएगा वो मंत्रिमंडल की जो लिखित सिफारिश होगी, उसके आधार पर लगाया जाएगा, deleted the right to property, from the list of fundamental rights, जो मौलिक अधिकार भाग 3 में थे, राइट, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, उसको डिलीट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, एंड मेड इट ओनली अ लीगल राइट्स, और इसको क्या बनाया गया, एक कानूनी अधिकार बनाया गया, जो कि 300 में शिफ्ट किया गया। Provided that the fundamental rights guaranteed by Article 20 and 21, cannot be suspended during a national emergency. इसमें प्रावधान ये किया गया इसके द्वारा कि अनुच्छेद 20 और 21 जो हैं उनको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो शायद डर पैदा हो गया था लोगों के मन में, इंदिरा गांधी जी के आपातकाल के कारण फियर हो गया था।
एक फियर हो गया था। तो फियर के कारण जो है उसमें बताया गया कि भाई सारे तो आप कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, सस्पेंड कर सकते हैं, बट 20 और 21 सस्पेंड नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है, बाकी के लिए जो है वो ऑर्डर इशू होता है जिसमें मेंशन किया जाता है कि आप क्या क्या चीजों को जो है कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को आप सस्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। और omitted the provisions which took away the power of the court ओमिटेड के बाद सर क्या? the provisions ओके which took away the power of the court to decide the election disputes of the president, the vice president, the prime minister, and the speaker of the Lok Sabha. तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उसमें समझाया था आप लोगों को कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन जो मेथड था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुनवाई की थी, तो इस प्रकरण में इस केस में जो है इंदिरा गांधी ने से उसको वो करने के लिए आपको मालूम होगा कि उन्होंने जो है एक ऐसा संविधान संशोधन जो करवाया, संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान करवाया कि ये शक्तियां जो है ये न्यायालय को नहीं होगी, जुडिशरी को नहीं होगी, तो उसको फिर से चेंज किया गया, उसको ओमिट कर दिया गया, उस प्रोविजन को ओमिट कर दिया, डिलीट कर दिया, हटा दिया। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें जो कि इसमें empowered the president to send back once the advice of the cabinet for recommendation, for consideration, for reconsideration. Empowered the president to send back once the advice of the cabinet for reconsideration. But the reconsideration advice is to be binding on the president. अब यहाँ पर यह परिवर्तन किया गया कि राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक जिस पर राष्ट्रपति को अपनी परमिशन देनी अनिवार्य बना दिया गया था। इसको यह संशोधित किया गया कि राष्ट्रपति दोबारा में द्वितीय बार भेजे गए बिल को परमिशन देना ही होगा। इसका मतलब है एक बार तो है वह वापस भेज सकते हैं उस बिल को पुनः विचार के रिकॉन्सिडरेशन के लिए। और restored some of the powers of the Supreme Court and High Courts. इस तरीके से देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस थे वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर से एक बार रिकैप करना चाहता हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो 42nd
जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था और इसके द्वारा कुछ चीजों में ऐसा परिवर्तन किया गया था जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं थे। जैसा कि हमारे जो लोकसभा है उसका जो कार्यकाल है या टेन्योर है वह जो है आपका 6 ईयर कर दिया गया था, जो कि इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, पहले तो 42वां संविधान संशोधन था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो उसमें क्या क्या चीजों को परिवर्तन करना था, चेंजेस करना था, उसके लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया, जिसमें एक ये प्रावधान इंपॉर्टेंट था। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं, प्रेसिडेंट की जो पावर थी, वो क्लियर कट मेंशन नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति यदि चाहे तो उसका मिसयूज कर सकते थे। ये बात इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को समझ में आई, तो उन्होंने इस चीज को क्लियर कट करने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए उन्होंने जो है प्रावधान ये किया, प्रोविजन ये किया कि अगर इनके पास कोई बिल भेजा जाता है तो राष्ट्रपति जी को परमिशन देनी ही होगी। ये बाइंडिंग कर दिया गया था। तो स्थिति यहाँ पे, पोजीशन यहाँ पे ये हो रही थी कि जो प्रेसिडेंट है वो एक रबर स्टैम्प की तरह काम करने लगे। तो इसलिए बाद में जब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया तो उसमें ये प्रावधान किया गया कि यदि राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट साहब के पास कोई बिल भेजा जाएगा तो उस बिल को जो है प्रेसिडेंट साहब एक बार रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, उन्हें विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर बिल दोबारा से पार्लियामेंट पास करती है तो प्रेसिडेंट साहब को वो परमिशन देनी ही होगी। तो ये प्रावधान किया गया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी जी के जो चुनाव था, राइट, उसमें जो डिस्प्यूट था जिसके कारण जो है उन्होंने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्रधानमंत्री के इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी से के रिव्यू से उसको बाहर कर दिया गया था। और उन्होंने बताया था कि इसको वो डिसाइड करेगा जो पार्लियामेंट चाहेगी, उस अथॉरिटी के द्वारा, जो अथॉरिटी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो ये जुडिशरी से बाहर करना था इसको, तो इसको फिर से रिस्टोर किया गया और इसमें जो है ये प्रावधान किया गया कि अब न्यायपालिका ऐसा कर सकती है, जुडिशरी ऐसा कर सकते हैं। और जैसा कि उस समय जो इमरजेंसी लाई गई थी उसका एक आधार था, ग्राउंड था कि इंदिरा गांधी जी ने जो संविधान में लिखा हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब होता है आंतरिक अशांति, जिसके बेसिस पे उन्होंने इमरजेंसी इम्पोज की थी भारत में। तो इस चीज को भी उन्होंने जो है चेंज किया और इसके जगह सशस्त्र विद्रोह जो है, सब जो है उसको हम आर्म्ड रिबेलियन कहते हैं, उस चीज का प्रयोग किया। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक और किया गया कि जो फंडामेंटल राइट्स, आपका जो संपत्ति का अधिकार, जो आपका फंडामेंटल राइट्स था, इसको शिफ्ट किया गया एज ए लीगल राइट टू एनडीए में, मौलिक अधिकार के रूप में, जो कि पहले एक फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में था। और इसके द्वारा जो है इमरजेंसी में, आपातकाल में जो सिचुएशन थी, जो फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन का जो मामला था, निलंबन का जो मामला था, इसमें इसके द्वारा किया ये गया कि आर्टिकल 20 और 21 को अब आगे जो है फ्यूचर में जब भी आपातकाल इमरजेंसी आएगी तो उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, बाकी के सारे आप सस्पेंड कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब भी नेशनल इमरजेंसी आएगी तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है, उसका निलंबन हो जाता है अपने आप। और बाकी के लिए जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है वो ऑर्डर इशू करते हैं कि क्या क्या सस्पेंशन होना है। इसके लिए आप सिर्फ क्लेम फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं कर सकते, बट 20 और 21 इस सिचुएशन में भी सस्पेंड नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी, जो कि कह सकते हैं कि इतने सारे संविधान संशोधनों को जो है चेंजेस लाए गए और वो चीजें फिर से परिवर्तित की गई 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये 42nd और 44th की चीजों का स्पेशली एग्जाम के लिए बहुत ध्यान रखिएगा और हमेशा इंटरप्रिटेशन में आपको काम आए। आगे हम लोग बात करते हैं, तो बात करेंगे हम ये आपका जो संविधान संशोधन था ये 44 था, फिर 58th अमेंडमेंट एक्ट है, मतलब 50वां संविधान संशोधन जो है 1984, 58th अमेंडमेंट एक्ट 1984 की बात कर रहा हूँ मैं। 50वें संविधान संशोधन की बात कर रहा हूँ जो कि 1984 की बात कर रहा हूँ। इसमें लिख सकते हैं आप कि empowered the parliament to restrict the fundamental right of persons
employed in intelligence organizations, and telecommunication systems, set up for the armed forces, or intelligence organizations, यहाँ पर इस संविधान 50वें संविधान संशोधन के द्वारा यह संसद को शक्ति दी गई कि संसद ऐसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है जो कि संचार संबंधी और खुफिया विभागों से जुड़े हुए हैं या सशस्त्र सेना से जुड़े हुए हैं, उनके मौलिक अधिकारों को वो नियंत्रित कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है। अब हम बात करेंगे, वो है आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट। ये काफी इंटरेस्टिंग भी है और इसलिए आपको ध्यान भी रखना, दिलचस्प है काफी। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, 52nd 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 1985। अब ये इंटरेस्टिंग कैसे है? ये इंटरेस्टिंग ऐसे है, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि हमारे यहाँ एक आयाराम और गयाराम की पॉलिसी, मतलब लोग आयाराम और गयाराम को जो है, एक शब्द है ये जिसके द्वारा जो है पार्टी बदलते थे। जैसे मान लिया किसी एक पार्टी में, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि किसी एक पार्टी में थे वो और वो इलेक्शन जीत के आए, लेकिन उनको ऐसा फील हुआ कि भाई इनकी सरकार तो बन नहीं रही है, तो हमने तो इतना पैसा खर्च किया है, राइट, और हम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक अपॉर्चुनिटी डेवलप कर दी, अवसर, और रातों रात वो क्या हो गए, दूसरी पार्टी में चले गए, इसमें जिनकी सरकार बन गई। तो आयाराम था और ये गयाराम हो गया। फिर क्या हो गया, फिर उन्होंने देखा कि फिर से 13 दिन बाद सरकार किसी और की बन रही है, अब साहब इधर प्रॉब्लम हो गया है, तो उन्होंने फिर से कुछ बहाना मारा और फिर से उधर चले गए। तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई ना, अवसर, राइट, अवसरबाजिता। तो इससे नुकसान किसको होगा, इससे नुकसान पार्टीज को ही होगा। मतलब कोई भी पार्टी अपने मेंबर्स को क्या नहीं कर सकती है, भरोसा नहीं कर सकती, विश्वास नहीं कर सकती, पता नहीं कब कौन कहां चला जाए। तो ये दिक्कत किसी एक पार्टी की नहीं थी, ये सभी पार्टी की दिक्कत थी कि आयाराम गयाराम को कैसे रोका जाए। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लिया आप कहीं रह रहे हैं, राइट, और आपके ऊपर जो है तानाशाही चल रही है, हिटलर शाही, राइट। तो जब शाही चलेगी तो आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिक्टेटरशिप अगर इम्पोज कर दी गई है तो क्या क्या करोगे, क्या कर सकते हो आप। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज में है आप, राजनीतिक दल, राइट, कहीं भी है, तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे। क्यों, ऑफिस में आपके साथ डिक्टेटरशिप होता है, तो अगर आप मान लिया नॉर्मल इंसान है तो बने रहे, तो फिर तो दबे कुचले बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप छोड़ देंगे, ऑर्गेनाइजेशन ही छोड़ देंगे, फिर ऐसा वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, परेशानी होती है। वैसे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में, और सही भी है ना, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। हमें लगता है कि आपके विचार मेरे विचार से नहीं मिलते, मेरे आइडियाज आपके आइडियाज नहीं मिलते, तो आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। तो इसमें गलत क्या है। लेकिन अगर आप सोचो कि पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप आए हैं, भाई जनता ने आपको चुन लिया, इलेक्ट कर लिया, आप में भरोसा किया और उन्होंने आपको वोट दिए, और आपने क्या किया, मान लिया फॉर एग्जांपल, ये किसी पॉलिटिकल रीजन से नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर, इसको आप गलत इंटरप्रिटेशन मत करें। बीजेपी की पार्टी से आप जीते, वहां से आप इलेक्शन जीत के आए और बाद में आपको ऐसा लगा कि नहीं यार, ये सरकार
बन नहीं रही है इस पार्टी की, तो आपने क्या किया, आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर दी। तो आपने क्या नुकसान किया मालूम है आपको? आपने जो जनता है उसके सेंटीमेंट को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जनता ने, हो सकता है कि इसमें दो फैक्टर हो सकते हैं, आपको आपको देख के उन्होंने एक वोट दिया हो, या मे भी हो सकता है कि बीजेपी को देख के वोट दिया। क्योंकि पिछले इलेक्शंस में जो मैंने पाया है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, इसमें मैंने ये देखा है कि बीजेपी में कोई भी टिकट से खड़ा हो जाता है वो जीत जाता है, उसे बीजेपी के नाम से। और उसमें जो आप देख सकते हैं, जो पर्सनैलिटी यूज की जाती है, व्यक्तित्व, वो मोदी जी यूज किए जाते हैं। मतलब इतना वो सिस्टम इतना हावी हो चुके हैं कि इनके कारण लोग जीत जाते हैं। अब वही व्यक्ति अगर दूसरे वही व्यक्ति अगर दूसरी पार्टी में चला जाए तो इससे क्या नुकसान होगा? जनता ने तो किसी मकसद से भेजा है ना उनको, राइट, और इससे पॉलिटिकल पार्टीज को भी नुकसान होगा। तो ये समस्याएं किसी एक पार्टी की नहीं, ये समस्याएं सभी पार्टियों के लिए थी। तो उन्होंने एक संविधान में ही संशोधन कर दिया। आपको स्टोरी समझ में आई? इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये कहा कि ऐसा करो, एक आदमी जो है अगर वो पार्टी छोड़ेगा, दूसरे दल में जाएगा, तो उसको क्या किया जाएगा, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लग जाएगा, और उसको क्या किया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, उसका मेंबरशिप समाप्त हो जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे? पार्टी नहीं बदलोगे ना। तो ये अमेंडमेंट क्यों लाया गया? 50 सेकंड, कुछ आइडिया समझ में आया? दल बदल निरोध अधिनियम बोलते हैं उसको, दल बदल, कि आप कर नहीं सकते 1952 में। लिख लीजिए, फिर मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। लिखिए, ये तो आप लिख चुके हैं। टू स्टॉप डिफेक्शन, लिखिए, रीजन्स टू स्टॉप डिफेक्शन एंड द पॉलिटिक्स ऑफ आयाराम एंड गयाराम। अमेंडमेंट्स क्या संशोधन किया गया? हिंदी में है कि दल बदल को रोकने के लिए, आयाराम गयाराम की राजनीति को रोकने के लिए ये किया गया, संशोधन किया गया। अमेंडमेंट्स की बात करूंगा। तो अमेंडमेंट्स में आप देखेंगे, प्रोवाइडेड फॉर disqualification of members of parliament and state legislatures on the ground of defection and added a new 10th schedule. तो मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो सदस्यों के लिए, उन सबके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, और उसमें ये प्रावधान किया गया कि कोई भी दल बदल अगर करता है तो उस पर ये लागू हो जाएगा, और उसकी जो सदस्यता है, पार्लियामेंट की मेंबरशिप जो है, राइट, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की है, तो मेंबरशिप इसकी समाप्त हो जाएगी। तो लोग फिर अवॉइड डरेंगे ना, फिर आयाराम गयाराम वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि एंटी डिफेक्शन अभी बहुत चल रहा है। ये मणिपुर का इशू अभी, अगर आप तो मैं करंट अफेयर्स को बताऊंगा, तो ये एंटी डिफेक्शन जो है ये बहुत बड़ा सरदर्द है, तो ये इसलिए जो है लाया गया। लिख चुके आपको 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। हिंदी में बता चुका हूं मैं आपको, इसमें सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी अगर कोई व्यक्ति जो है दल बदल करता है उस कानून के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे, ये मैंने आपको 50 सेकंड बताया, ठीक है, और ये एंटी डिफेक्शन में हमेशा काम आएगा। तो इसके ऊपर हेडिंग भी डाल दो आप, एंटी डिफेक्शन, दल बदल, इसके ऊपर हेडिंग भी डाल दो आप। हम बात करेंगे 58 अमेंडमेंट एक्ट 1987। 58 अमेंडमेंट एक्ट 1987, ये जो है 58वां संविधान संशोधन है। 58 अमेंडमेंट एक्ट 1987 क्या संशोधन हुआ? ये इसलिए था स्पेशली फॉर द हिंदी लैंग्वेज,
for the Hindi language regarding the constitution. संविधान की हिंदी भाषा के वर्जन से संबंध के लिए आप अगर उसको डिटेल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। प्रोवाइडेड फॉर एन authoritative text of the constitution in Hindi language and gave the some legal एंड की बात क्या है सर? एंड की बात? हाँ बेटा बता रहा हूँ। and gave the same legal validity to the Hindi version of the constitution। मतलब कुल मिला के ये कि आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ लिखाना है कि हिंदी वर्जन जो है उसको कानूनी जो है वैधता देने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। 61st Amendment Act 1989 ये इससे संबंधित था कि जिसमें पहले जो इलेक्शन होते थे उसमें 21 इयर्स के लोग जो वो वोट डाल सकते थे पार्लियामेंट की, लोकसभा के और उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। यहाँ पे क्या किया, वहाँ एज रिड्यूस कर दी गई, मतलब पहले 21 थी तो यहाँ पे 18 कर दिया, 18 साल। तो ये इसमें खास बात है। 61th अमेंडमेंट एक्ट 1989 जो हुआ है उसमें एज को जो है घटा दिया गया, पहले 21 साल था, अब ये 18 कर दिया गया। अब हम बात करेंगे तो ये हो गया आपका 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब हम देखेंगे 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990, 65वां संविधान संशोधन, हिंदी में 65वां संविधान संशोधन 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990। इसमें आप लिख सकते हैं प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट of a multi-member national commission for scheduled caste and scheduled tribes in the place of a special officer for scheduled caste and scheduled tribes। इस संविधान संशोधन के द्वारा एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई, जो कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए थी, जिसमें पहले अनुसूचित जाति के लिए एक विशेष अधिकारी होता था। अगर हम संक्षेप में कहेंगे तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लाया गया, उसकी व्यवस्था की गई। ये 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब हम बात करेंगे 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991। 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991।
तो ये जो संविधान संशोधन है, ये बहुत कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, 69। मुझे लगता है आपको जरूर याद आ रहा होगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से मुझे समझ में आएगा। क्या आपको लग रहा है कि आपको याद आ रहा है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? अच्छा, कितने लोगों को याद आ रहा है? ठीक है, आप हैंड्स रेज कीजिए तो मुझे पता चलेगा। दीपक, आपको पता ही है 69वां संविधान संशोधन? दिमाग में घूम रहा है। दिमाग को घूम रहा है क्या? 69वां संविधान संशोधन है ये, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ज्योति जी, आपको तो समझ में आ गया होगा। रिगार्डिंग व्हाट? नाट्य जी, आप बताइए। बेटा, दिल्ली के लिए दिल्ली को 69 कितने बार चर्चा कर रहे हैं हम लोग बार बार। So Delhi was considered as a UT and it was given a constitutional status. Yes, national capital territory. हाँ, right? national territory, हाँ, sorry, right. कैपिटल टेरिटरी कितने बार बता चुका हूं आप लोगों को। रिवाइज करो नोट्स करो, ठीक है। देखो स्पेशल स्टेटस। सर सॉरी टू इंटरप्ट, ऐसे भी होता है ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो मल्टीपल आर्टिकल्स को इफेक्ट करता है, जैसे कि अभी। हाँ, करता है, वही तो मेरा सवाल है, करता है। तो जब भी हम लोग मेमोराइज करेंगे या फिर अंडरस्टैंड करेंगे तो उसको कौन से आर्टिकल से लिंक करना है, ये कैसे करना है, मतलब ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। ये डिपेंड करता है कि उसका इम्पैक्ट कितने आर्टिकल्स के ऊपर हुआ है। ये तो सीधा आंसर है उसका। ये डिपेंड करेगा कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो कितने आर्टिकल से रिलेट करता है, और जितने आर्टिकल से रिलेट करता है वो उतने ही हमें समझा जाएगा, उसी तरीके से हमें। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। इसमें सीधा सा फंडा सिर्फ यही है, एक बार आप समझते जाएंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली जो है आपके ब्रह्मांड जो है, जो आपका माइंड है, उसमें अपने आप चलती चलेगी। आपके लिए निश्चिंत रहिए, सिर्फ आपको एडॉप्ट करते रहिए बस, खाली उनको अच्छे से। पूजा, आपको आंसर मिला मेरा? हाँ सर, ये सदगुरु जी का डायलॉग है क्या? कौन से सदगुरु? वो आप स्टेटस पे डालते हो वो तो मेरे लिए मोटिवेशनल व्यक्ति है, मतलब तो मेरी लाइफ है, आप ऐसा समझते हैं। एक लाइफ, एक आइडियल पर्सन होता है ना, तो आइडियल पर्सन है मेरे लिए। जीवन में किसी न किसी को तो अपना मतलब कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति तो बनाना है जो हमें गाइड कर सके हमारे जीवन को, और जो हमें प्रकाशित करता है, जो हमें लाइट देता है, राइट, हमारे जीवन को डायरेक्शन देता है। उससे बढ़ के क्या हो सकता है? उसी को तो हम ईश्वर मान लेते हैं। ईश्वर आपको साक्षात तो दिखाई नहीं पड़ता है। बराबर है। क्यों बेटा? बराबर है सर आपका। जो व्यक्ति हमें गाइड कर रहा है, दिशा दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, हमारे जीवन को प्रकाश दे रहा है, लाइट दे रहा है, और क्या चाहिए आपको? तो ये चीज आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो क्या लिख रहे थे हम लोग? स्पेशल स्टेटस टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली as a national capital territory of Delhi. तो इसके द्वारा कुल मिला के है कि दिल्ली को जो है एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो इसमें एक चीज और की गई, इसमें ये प्रोविजन किया गया, द अमेंडमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड for the creation of a 70 member legislative assembly and a 7-member council of ministers for Delhi. तो इसमें ये किया गया इसके द्वारा कि जो 70 सदस्यों की विधान सभा का प्रावधान किया गया, और 7 सदस्य जो है वह मंत्रिपरिषद की जो है इसमें बात की गई।
आगे लिखिए 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 इंक्लूडेड कोंकणी है ना, गोवा में चलती है जो लैंग्वेज, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। अभी आप सोचने की बात है कि नेपाल से हमारा कितना एक दिल का रिश्ता है, एक करीबी रिश्ता है, कि हमने उनकी भाषा को अपने संविधान में जगह दी। और क्या चाहिए, किसी व्यक्ति को हम अपने दिल में जगह दे रहे हैं, राइट, और वो हमें जो है क्या कर रहे हैं, वो हमें जो है बार बार चीन के इशारे पर नाच रहे हैं। नेपाल के लोग, उनको समझ में आना चाहिए, इतनी बड़ी चीज हमने अपने संविधान में उनकी नेपाली को क्या की, कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी। तो जब भी आप नेपाल के संबंधों को लिखेंगे तो इस चीज को अंडरलाइन अगर जरूरत पड़े तो जरूर करिए। तो इस समय तक लैंग्वेज 18 हो चुकी थी 8th शेड्यूल में। अब तक की स्थिति है, मतलब 71st अमेंडमेंट एक्ट तक की जो सिचुएशन है वो 1992 तक। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो 73वां जो संविधान संशोधन उसके बारे में देखेंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये तो बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित है, ठीक है। जो हमारे गांधी जी ने बात की थी, गांधी जी ने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है पूरे भारत में होनी चाहिए, और गांव के जो लोग हैं, मतलब हमारे यहाँ चूंकि फेडरल सिस्टम है, और फेडरल सिस्टम में यूनियन गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो ये तो दो हो ही गए, तो उन्होंने कहा एक और स्तर होना चाहिए, एक और लेवल होना चाहिए, लोकल लेवल, राइट। तो लोकल लेवल पे क्या आएगा, मतलब तीसरा ये एक डिवीजन कह सकते हैं, जिसको हम लोकल बॉडीज कह सकते हैं, स्थानीय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, पंचायत की बात। तो पंचायतों के लिए जो है हमारे गांधी जी ने बात की थी कि पंचायती राज भारत में स्टैब्लिश होना चाहिए। आर्टिकल 40 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बात की गई है कि राज्य की ड्यूटी होगी कि राज्य पंचायती राज को स्टैब्लिश करेगा। और भारत में जो पंचायती राज है वो स्टैब्लिश हो नहीं रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सरकार चाह नहीं रही थी, गवर्नमेंट चाह नहीं रही थी। लेकिन बाद में जो है ये पंचायती राज पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। 73वें संविधान डीपीएसपी में तो लिखा था, आप एक बात समझ लेना, आर्टिकल 40 में तो लिखा था कि राज्य की ड्यूटी होगी, लेकिन पंचायतों को अभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था, इसलिए पंचायतें जिस ढंग से काम कर सकती थी वो हुआ नहीं। तो 73वां संविधान संशोधन इसीलिए किया गया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो राज्यों ने अपनी कौन सी ड्यूटी को इम्प्लीमेंट किया था? तो आर्टिकल 40 वाली, आर्टिकल 40 में ड्यूटी दी गई थी ना डीपीएसपी में, कि राज्यों की ड्यूटी है कि राज्य पंचायती राज को एस्टैब्लिश करें। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो राज्य मतलब गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने वो ड्यूटी क्या की, इम्प्लीमेंट की है यहाँ। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1973 granted constitutional status and protection to the पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, For this purpose, the amendment has added new part. और
और ये पार्ट जो था 9th था, 9th भाग जो है 9 जोड़ा गया हमारे संविधान में, इंटाइटल्ड एज द पंचायत, इसको पंचायत का नाम दिया। एंड न्यू 11th शेड्यूल containing 29 functional items of the panchayats तो यहाँ पे जो है पार्ट 9 जो है वो जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट्स पंचायतों को दिए गए। ठीक है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है पंचायती राज से रिलेटेड। तो कभी कोई पूछे कि पंचायती राज से रिलेटेड क्या है तो 73rd अमेंडमेंट। आगे देखेंगे 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 तो ये हो गया आपका 74वां संविधान संशोधन 1992। संशोधन क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल granted constitutional status and protection to the urban local bodies for this purpose। तो इसमें क्या किया गया कि जो नगरीय स्थानीय शासन है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। एक नया पार्ट जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 9A, वो 9 था ना पंचायत वाला, ये 9th A है। ठीक है, और उसके लिए क्या किया गया था? इसके लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। इसके लिए क्या किया? इसके लिए 74th किया। उसके द्वारा क्या किया गया? उसके द्वारा 11 शेड्यूल जोड़ा गया। इसके लिए क्या किया गया? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, मींस 12th शेड्यूल जोड़ा गया। तो आप लिख सकते हैं कि added a new part 9th A entitled as the municipalities and a new 12th schedule containing 18 functional items of the municipalities। तो इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और साथ में जो है पंचायतों को 18 जो है आइटम्स दे दिए गए, सब्जेक्ट्स दे दिए गए कि भाई आप इन पर जो है काम कर सकते हैं, ये आपके खाते में चले गए, इन पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब बात करेंगे 77th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो है 73rd किससे रिलेटेड था? पंचायत। 74th किससे रिलेटेड था? लोकल अर्बन बॉडीज। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे 77th also known as नगरपालिका एक्ट ना? क्या बेटा? also known as नगरपालिका एक्ट ना? हाँ वही नगरपालिका, म्यूनिसिपैलिटी। तो बेटा डिफरेंट नाम होते हैं ना उनके। मेट्रोपॉलिटन होता है तो उसको म्यूनिसिपैलिटीज बोलते हैं, पॉपुलेशन कम होता है तो उसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन होता है, और जहाँ पर कम होता है पॉपुलेशन उसको नगरपालिका बोलते हैं, उससे भी कम होता है तो डिफरेंट नाम है ना उसके। अभी देखो कभी कहीं क्या होता है, कैंट एरिया होता है। देखो कैंट एरिया होता है, दिल्ली कैंट सुना होगा आपने, आगरा कैंट। अभी अगर आप पुणे में देखते तो पुणे में आपका खड़की है, यहाँ पे आर्मी रहती है ना, वो भी एक अर्बन एरिया होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा होता है? आर्मी के द्वारा। वो भी लोकल बॉडीज है बट अर्बन में आती है। इसके भी डिफरेंट टाइप्स है। वैसे पोर्ट ट्रस्ट होता है, जहाँ पे पोर्ट होता है वहाँ अलग अर्बन बॉडीज होती है। ठीक है, वो हम लोग पंचायत में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, यहाँ पे वो एप्रोप्रिएट अभी टाइम नहीं है उसके लिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 की बात करेंगे हम। 77th का मतलब होता है 77वां संविधान संशोधन 1995। 77वां 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 लिख सकते हैं प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन in promotions in government jobs for scheduled caste and scheduled tribe। अभी देखिए ऐसा था भारत में, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जब डिबेट हो रहा था, हमारा संविधान बन रहा था बेटा, तो उस समय रिजर्वेशन पे बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा था। तो रिजर्वेशन को लेके बहुत सारे लोग पहले से ही आशंकित थे। आशंकित का मतलब उनके मन में डाउट था कि ऐसा ना हो कि आज हम जो रिजर्वेशन करने जा रहे हैं उसके आउटकम्स फ्यूचर में जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट हो। ये बात कई लोगों ने कही कि अगर आप आज रिजर्वेशन कर रहे हैं तो उसके फ्यूचर इम्पैक्ट बहुत बेकार है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अम्बेडकर साहब ये चाहते थे कि भारत में इक्वलिटी नहीं है, समानता नहीं है, और इक्वलिटी तभी आएगी जब हम लोगों को वरीयता देंगे। एक अफर्मेटिव एक्शन है हमारा। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर आपके 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों में से एक बच्चा बहुत वीक है, राइट, वो कमजोर है, शक्तिशाली नहीं है, तो ये आपका अफर्मेटिव एक्शन ये होगा कि आप उस बच्चे पे थोड़ा फोकस करें, आप उसको प्रायोरिटी पहले दें, खाने में, किसी भी चीज में। तो उसी तरीके से आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं कहना चाहता हूँ। उसी चीज को ध्यान में रख के अफर्मेटिव एक्शन ये लिया गया कि हमने रिजर्वेशन की बात की। बहुत सारे लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट बात करने लगते हैं, राइट। उसके डिफरेंट डायमेंशन हो सकते हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो पोजीशन थी वो भारत में बहुत बेकार, बहुत दयनीय स्थिति में थी। जो आदमी को स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा, मंदिरों में नहीं छूने दिया जाएगा, सरकारी नौकरी तो उसके लिए बहुत बड़ा एक स्वप्न थी, एक तरीके से ड्रीम। तो अम्बेडकर साहब ने उन सबको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिजर्वेशन किया। अब आपने नौकरी तो दे दी, लेकिन पता चला दूसरे व्यक्ति का तो प्रमोशन हो रहा है और SC ST का प्रमोशन ही नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये अपने डायरेक्शन दिए कि प्रमोशन की बात जो है SC ST को जो है प्रमोशन देने की बात की। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है फिर हमारे संविधान में संशोधन किया गया और SC और ST को जो है प्रमोशन जॉब में भी जो है देने की बात की। तो प्रमोशन जो है लाने की बात 77th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1995 में लाया। उसके बाद हम बात करेंगे 18th अमेंडमेंट एक्ट 2018। एटीएथ अमेंडमेंट, 18th नहीं सॉरी, 80th अमेंडमेंट एक्ट 2000। तो जो ये 80वां संविधान संशोधन जो है, 80वां संविधान संशोधन 2000 को क्यों लाया गया देख सकते हैं। प्रोवाइडेड फॉर एन अल्टरनेटिव scheme of devolution of revenue between the center and states, राजस्व का बंटवारा जो है केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार से है, एक केंद्र और राज्य के बीच में किस प्रकार से बंटवारा हो, इसके लिए यह संविधान संशोधन लाया गया था। और ये इसलिए लाया गया था बिकॉज this was enacted on the basis of the recommendations of the 10th Finance Commission, तो ये इसलिए लाया गया था क्योंकि 10वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी, 10वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी। उसके बाद 81st अमेंडमेंट एक्ट
81st Amendment Act 2000, 81 या 81st Amendment Act 2000, 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। Empowered the state to consider the unfilled reserved vacancies of a year as a separate class of vacancies, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये जो है ये राज्यों को शक्ति देता है, ये संविधान संशोधन राज्यों को शक्ति देता है कि जो भर्तियां या रिक्तियां कहना ज्यादा उपयुक्त होगा यहाँ, भर्तियों की जगह जो रिक्तियां, आरक्षित रिक्तियां जो कि भरी नहीं गई एक साल में, उनके संबंध में, उन भर्तियों के संबंध में, उन रिक्तियों के संबंध में यह राज्य को शक्ति देता है। अगर हम संक्षेप में कहें, इन ब्रीफ, this amendment ended the ceiling of 50%. This amendment ended the 50% ceiling on reservation in backlog vacancies. सर बोलिए बेटा। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिपीट करता हूँ। इन ब्रीफ दिस अमेंडमेंट, इन पूरा अमेंडमेंट को रिपीट कर रहा हूँ, रुकिए जरा, है बेटा। तो ये 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 है। इसमें ये किया गया प्रोविजन जो है, empowered the state to consider the unfilled reserve vacancies of a year as a separate class of vacancies to be filled. तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कि ये जो पुरानी रिक्तियां हैं, राइट, एक साल में जो कि आरक्षित रिक्तियां हैं जो कि भरी नहीं गई हैं, उसके संबंध में राज्य को शक्ति देता है। और यह जो अगर संक्षेप में कहें, इन ब्रीफ दिस अमेंडमेंट एंडेड द 50% सीलिंग। In brief, this amendment ended the 50% ceiling on reservation in backlog vacancies. अगर हम संक्षेप में कहें तो यह जो संशोधन है, ये 50% का जो कैप, ये जो 50% का जो कैप है आरक्षण पर, राइट, उसको ये एंड करता है, आगे मैं बात करूंगा 82nd अमेंडमेंट एक्ट 2000, 82nd अमेंडमेंट एक्ट 2000, 82वां, ठीक है, हिंदी में अगर हम कहेंगे इसको तो 82वां संविधान संशोधन 2000 है ये 82nd अमेंडमेंट एक्ट 2000। इसमें क्या संशोधन किया गया था, क्या अमेंड किया गया था? प्रोवाइडेड फॉर मेकिंग of any provision provided for making for any provision in favor of the SCs and STs
for relaxation in qualifying marks, for relaxation in qualifying marks in any examination, मतलब ये जो 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ये इसलिए किया गया कि इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अहिंसा अंक क्या होंगे, ये उसके संबंध में था। 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001, 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001, 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001, ये 84वां संविधान संशोधन है, ये 84वां संविधान संशोधन है। The number of seats in the Lok Sabha, the number of seats in the Lok Sabha and the assemblies are to remain the same till 2026. ये जो 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, एक तरीके से अगर हम कहेंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट था वो था कि पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स के इस टूल के रूप में देखा गया कि जनसंख्या है उसको कैसे सीमा लगानी है उस पर, ये उसके रूप में था। मैं इसको पिछले क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि कोई भी राज्य है अगर अपनी जनसंख्या को, अपनी पॉपुलेशन को ज्यादा बढ़ा रहा है तो उसी हिसाब में उसके जो है रिप्रेजेंटेशन होगा पॉपुलेशन के बेसिस पर पार्लियामेंट में। तो ऐसे राज्यों को ज्यादा फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, एडवांटेज होगा जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ऐसे में वो एनकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे और फिर उसमें दूसरे लोग डिमोटिवेट हो सकते हैं, साउथ के स्टेट्स। तो इसलिए पहले से ही संविधान में संशोधन करके ये कर दिया गया कि आप जितना ही पॉपुलेशन चाहे बढ़ा लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम आपको सीट नहीं देने वाले हैं 2026 तक। तो आप क्यों लाया गया, मुझे लगता है कि ये काफी आपके लिए, आप समझने के लिए। 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001, 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001, ये 85वां संविधान, 85वां संविधान संशोधन जो है एक्ट 2001, ये भी जो 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये प्रमोशन से रिलेटेड था, जो कि SC और ST से रिलेटेड है in government jobs, related to promotions in government jobs. SC and STs, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके कह सकते हैं कि प्रमोशन जो है उससे संबंधित। उसके बाद हम बात करेंगे 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, काफी इंपॉर्टेंट है ये शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनमें ये बताया गया है कि राज्य की ड्यूटी है कि राज्य छोटे बच्चे हैं उनको जो है प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करें, स्टेट की ड्यूटी है। और सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस मैंने आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ कि बहुत सारे केसेस में रिकमेंड किया गया था कि शिक्षा के अधिकार को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस को दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया था मोहिनी जैन केस जो है इससे संबंधित है। तो इस प्रकार इस तरीके से जुडिशियरी ने उसको एम्फेसिस दिया, तो हमारी सरकार ने जो है इसको एज ए फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार रिकॉग्नाइज किया। और आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल जोड़ा गया 21A और 21A जोड़ा गया बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 2002
इसके द्वारा आज जो हमारा शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, वो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और इसके द्वारा सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ मौलिक अधिकारों में ही अमेंडमेंट किया गया, सिर्फ फंडामेंटल राइट में ही 21A जोड़ा गया, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मौलिक कर्तव्य है, उनमें भी एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें बताया गया कि जो गार्डियन है, जो अभिभावक है, वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो ये 2 जगह संशोधन किया गया है। एडेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी, एडेड अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A, अंडर आर्टिकल 51A। तो मुझे लगता है कि आप लिख चुके होंगे इसको आप लिख चुके होंगे। यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना कि संविधान जो संशोधन है शिक्षा के अधिकार को लेकर जो है, राइट टू एजुकेशन को लेके है, इस प्रोविजन को आप हमेशा ध्यान रखिए कहीं भी लिखने के लिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एटी-नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट 2003, 89 अमेंडमेंट एक्ट 2003, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की बात कर रहे हैं। पहले देखिए जो कमीशन होता था, जो आयोग होता था SC और ST के लिए, वो एक ही होता था। इस 89वें संविधान संशोधन के बाद या 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा उसको बाइफरकेट किया गया, इसको मतलब अलग अलग कर दिया गया। तो आप लिख सकते हैं बाइफरकेटेड, बाइफरकेटेड combined national commission, combined national commission for scheduled castes and scheduled tribes into two separate bodies, namely National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Caste, Article 338, and National Commission for Scheduled Tribes, Article 338A, यहाँ पर हिंदी में ये समझना है कि पहले जो एक आयोग था वो एक ही था, बाद में इसका विभाजन करके इसको अलग अलग जो है सेपरेट किया गया और इसमें 2 आयोगों को बनाया गया। एक जो कमीशन अनुसूचित जाति के लिए था या जो बनाया गया उसे आर्टिकल 338 में बनाया गया और जो अनुसूचित जनजाति के लिए उसको 338A में बनाया। तो इस तरीके से 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 की हमने बात की, 89वीं की। अब हम बात करते हैं कि 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 ये 91वां संविधान संशोधन 2003 है, 2003। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये है, इसलिए है क्योंकि इसमें 91 में ये होता था, ये क्यों लाया गया वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जब कोई व्यक्ति, कोई पार्टी जो है सरकार कह सकते पार्टी जब इलेक्शन जीतती थी तो उस इलेक्शन जीतने के बाद सभी लोगों की महत्वाकांक्षा होती है, एक अभिलाषा होती है मन में कि वो मंत्री पद उनको मिले, मिनिस्टर। तो मिनिस्टर जब बनते हैं सभी लोग तो सब लोगों को लाल बत्ती मिलती थी उससे, जब मिनिस्टर बन जाएंगे तो लाल बत्ती हटा दी गई है,
मोदी जी की कृपा से, तो तब वो लाल बत्ती मिलती थी, तो वो एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। और जिस व्यक्ति को आप लाल बत्ती नहीं देंगे तो पार्टी में विद्रोह कर देगा। तो ऐसे में सबको खुश रखने के लिए जो राजा होता था वो सबको जो है एक लाल बत्ती बांट देता था, सबको मंत्री बना देता था, और सबको मंत्री तो सब खुश। अब एक चेयर पे अगर 3-3 लोग बैठेंगे तो चेयर टूटेगी कि नहीं होगी, क्या होगा? इसका मतलब ये है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ऐसा बैठ नहीं सकते कोई। मतलब समझाने का मतलब उद्देश्य ये है कि एक पोस्ट से अगर आप 3-3 लोगों को अटैच कर देंगे, एक मिनिस्टर बन गया, एक डिप्टी मिनिस्टर बन गया, राइट, इस तरीके से, तो सबको फिर क्या चाहिए? अलग से गाड़ी चाहिए, सबको अलग से बंगलो चाहिए, तो आपको वो सारी फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। तो इससे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो काफी बढ़ जाता है। और मंत्रियों का एक बहुत बड़ा समूह जो है, हर व्यक्ति अपने आप को बोलता था मिनिस्टर, कि मैं मंत्री हूँ। तो यही बात आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये था कि किस तरीके से इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, कैसे इस पर लिमिटेशंस इम्पोज की जाए। तो इसके लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 made the following provisions to limit the size of council of ministers। इसके द्वारा मंत्रिपरिषद की जो संख्या है, उसकी जो साइज है, उसको उस पर सीमा, उस पर लिमिटेशन डाली गई, उस पर लिमिटेशन लगाई गई। तो ये जो है कैसे मिनिस्टर होता, किस तरीके से, क्या था इसमें, कब लिख सकते हैं? द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स including the prime minister in the central council of ministers shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha। इसमें कुल मिला के कहा गया कि प्रधानमंत्री को मिला के और मंत्रियों को मिला के जो लोकसभा की संख्या है उसका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनने चाहिए। संक्षेप में ये मतलब 15% का कैप डाल दिया, 15% का कैप इसमें लगा दिया गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही राज्यों में भी है, राज्यों में 15% का कैप है, इंक्लूडिंग वहाँ पीएम है या सीएम, लेकिन पता चला कि राज्य ही छोटा है बहुत, मिनिस्टर ही कम है वहाँ, तो वहाँ तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। अब मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप उसको प्रैक्टिकल मत लीजिए। अब मान लिया कहीं पे 12 मिनिस्टर है, दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में कितने मिनिस्टर हैं? अभी लिखा है मैंने आपको, दिल्ली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में साइज अभी बताया था मैंने आपको, 69 पे देखो, 70 तो मेंबर टोटल है, ठीक है, तो 70 टोटल मेंबर हो गए, तो उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज कितना है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी लिखा है 17 आई गेस, 17 है।
तो टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया, देखो आप ये बता रहा हूँ, टोटल स्ट्रेंथ कितना हो गया, 70 हो गया मान लो, ठीक है। 70 का 15% कितना हो गया, इससे ज्यादा नहीं होगा, मतलब कितना हो गया, 70 का 15% कितना हो गया, अरे बोलो ना आप लोग। सर दिल्ली में 10.5 कितना पॉइंट में तो आदमी बनेंगे नहीं यहाँ पे। सर हाँ बोलो। दिल्ली में 15% नहीं 10% है। 10% है, क्यों? इसे दिल्ली का एग्जांपल मैंने इसीलिए तो लिया है, एक्सप्लेन करो। सर वो 7 सर 7 अमेंडमेंट एक्ट में 7 काउंसिल ऑफ मेंबर्स भी थे, 70 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली और 7 काउंसिल ऑफ मेंबर्स मिनिस्टर। हाँ 7 लिखा है ना, हाँ ठीक है। हाँ हर्षित बताओ क्या बोल रहा है। हाँ सर, बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं। हाँ मैं कह रहा था 15% नहीं है, दिल्ली में 10% का है काउंसिल में। कितने मेंबर होंगे वो पूछ रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहली अब जाने नहीं है कि एटलीस्ट कम से कम 12 तो होने चाहिए, 12 मेंबर तो होने चाहिए, ठीक है। आप लिख सकते हैं, बट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द सीएम इन ए स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12। दिल्ली का एक एक्सेप्शन है, लिख सकते हैं, बट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन ए स्टेट shall not be less than 12. आगे लिखेंगे, इसमें ये एंटी डिफेक्शन से भी रिलेटेड है, लिख सकते हैं। ये जो अमेंडमेंट किया गया है दल बदल से रिलेटेड भी है। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, एक्चुअली देखो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इसको अभी मैं एंटी डिफेक्शन आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले जो अमेंडमेंट लाया गया था उसमें ये कहा गया था कि देखो एक आदमी अपॉर्चुनिटी ले सकता है, ठीक है। एक आदमी जिसको लगा कि सरकार बन रही दूसरे की, चलो हम पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। और वो क्यों जाएगा? वो इसलिए जाएगा कि अगली पार्टी को 2 लोगों की जरूरत है खाली, बस, ज्यादा की नहीं। कि 2 लोग मिल गए तो उनका क्या पूरा हो जाएगा, उनका मतलब मेजोरिटी आ जाएगी, उनको मेजोरिटी मिल जाएगी। ऐसा देखा होगा आपने, सुना होगा कि मेजोरिटी में कुछ लोगों की कमी होती है, तो ज्यादातर जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं वो उस कमी को पूरा कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो ऐसे लोगों को फिर क्या किया जाता है, ऐसे लोगों को फिर खरीदा जाता है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कैसे किया जाता है, उनको बताया जाता है कि फॉर्म किया जाता है कि भाई ऐसा करो, 10 करोड़ आपको मिल जाएगा, आप आ जाइए। तो सोचते हैं यार अच्छा है, वैसे तो हम कमा नहीं पाएंगे, तो कम से कम 10 करोड़ मिल गए। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसीलिए जितने भी आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके मेंबर्स के लिए व्हिप जारी की जाती है। व्हिप जारी करने का मतलब उनको बताया जाता है कि आपको वोट किसको देना है, राइट। और उन लोगों को पकड़ के होटल्स में रखा जाता है। अभी महाराष्ट्र का सीन देख लीजिए आप, हुआ था अभी महाराष्ट्र का सीन आप देख लीजिए, सब लोगों को होटल में रखा जा रहा था, बसों में लाया जा रहा था, उनकी परेड कराई जा रही थी कि देखो ये इतने हैं, ये इतने हैं, ये इतने हैं। आप किस पे भरोसा कर सकते हैं कि कौन किस पाले में चला जाए? तो ये एंटी डिफेक्शन इसलिए बहुत समझना बहुत जरूरी है। तो पहले एक एक कर सकता था, तो बाद में जब वो अमेंडमेंट लाया गया था, अमेंडमेंट में ये किया गया कि अगर कोई व्यक्ति 1/3, राइट, एक ग्रुप में अगर जो है वो अगर पार्टी छोड़ता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। मेरी बात समझो, आप अकेले जा रहे हो, आपको लगता है कि कहीं से 10 करोड़ मिल जाएंगे तो हम मिनिस्टर भी बन जाएंगे और मेरा काम भी बन जाएगा,
लेकिन आपको प्रॉब्लम ये आ गया कि यार एंटी डिफेक्शन लग जाएगा, तो आप वो भी नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, एक ग्रुप तैयार करेंगे पूरा, राइट। और ग्रुप जब तैयार होता है तो फिर वो एंटी डिफेक्शन में नहीं आता है। ये पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर क्या होने लगा, पहले अकेले के लिए लोग आयाराम गयाराम था, अब आयाराम गयाराम ग्रुप में होने लगा। एक आदमी कन्विंस कर लेता था सबको, फिर ग्रुप में होने लगा। बात तो फिर से, तो इसी के लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर से 91st अमेंडमेंट किया गया। तो ये चीज हम आपको एंटी डिफेक्शन में आपको बताएंगे, तो थोड़ा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पर चीजें तो आप समझ चुके हो। आगे लिखिए फिर 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अधिनियम 2003। इसमें क्या किया गया, इस 92nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है 4 लैंग्वेज और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी गई। वो कौन कौन सी थी आप लिख सकते हैं, इंक्लूडेड 4 more languages, included 4 more languages in the 8th schedule। 4 और जो है भाषाओं को हमारे संविधान में जोड़ा गया। दे आर बोडो, बोडो, बोडो भाषा, डोगरी, डोगरी भाषा, इसको डोंगरी भी बोलते हैं, ठीक है, डोंगरी भी बोलते हैं इसको, मैथिली, मैथिली, संथाली। तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो पहले मैंने आपको बताया था कि पहले जोड़ी गई थी, तो क्या जोड़ा गया था, 18 भाषाएं हो गई थी टोटल 8th शेड्यूल में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी लैंग्वेज, 18, 18 थी पहले, अब 22 हो गई, ये जोड़ के 8th शेड्यूल में। अब देखो 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो ये जो संशोधन है 93rd वाला, इस संशोधन में लिखिए आप लोग, empowered the state to make special provisions for the socially and educationally backward classes or the scheduled caste or scheduled tribes, in educational institutions including private educational institutions, whether ब्रैकेट में लिखेंगे whether added और unaided। added मतलब सहायता, aid जो मिलता है, whether aided और unaided, चाहे वो सहायता प्राप्त हो या सहायता प्राप्त ना हो। आगे लिखेंगे except the minority educational institutions। Clause 5 in Article 15। Clause 5 in Article 15 मतलब राज्यों को यह शक्तियां प्रदान की गई। इस 93rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राज्यों को यह शक्तियां प्रदान की गई कि राज्य जो है
सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, रिजर्वेशन, इसमें निजी संस्थान भी शामिल है। ये क्यों लाया गया था 93rd अमेंडमेंट, मैं आपको बता दूं। दिस अमेंडमेंट वाज इनैक्टेड for the Supreme Court judgment, यह जो अधिनियम या संविधान में संशोधन किया गया, यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंधित था। केस का नाम था इनामदार INAMDR, इनामदार केस 2005। उससे संबंधित था। एक्चुअली इस केस में क्या हुआ था, मैं आपको पहले से बता दूं। इस केस में क्या हुआ था, the court declared that reservation in private unaided educational institutions was unconstitutional। कोर्ट ने इस संबंध में यह घोषणा की कि जो आरक्षण है, इसमें प्राइवेट संस्थान भी है, वह असंवैधानिक है, असंवैधानिक बताया। 96 अमेंडमेंट एक्ट 2011 96 सर क्लॉज कौन सा पता है? क्लॉज रिपीट करेंगे? मैंने क्लॉज नहीं बताया। क्लॉज 5 इन आर्टिकल ऐसे कुछ बताया था आपने? अच्छा, क्लॉज 5 इन आर्टिकल 15 बताया। 15 यस। 96 अमेंडमेंट एक्ट 2011 अमेंडमेंट्स, संविधान जो संशोधन 96 हुआ था, 96वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें 8 शेड्यूल में ये चेंज किया गया कि इसमें जो पहले उड़िया भाषा थी, उड़िया, ORIYA, तो उसको उड़िया लैंग्वेज को अब नाम उड़िया कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं, उड़िया कर दिया, मतलब ODIA कर दिया, ODIA वो किया गया, क्योंकि पहले उड़िया था, ORIYA। $97th Amendment Act 2011, 97th Amendment Act 2011 एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 97th Amendment Act 2011 सत्तानवा संविधान संशोधन अधिनियम 2011। क्या था ये? gave constitutional status and protection to cooperative societies
जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, उनको संरक्षण, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 99th Amendment Act 2014, 99th Amendment Act 2014, 99वां संविधान संशोधन 2014। इसमें प्रोविजन किया गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC। ये 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 में आया था, जिसमें NJAC की बात की। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको जो अपॉइंट करने का काम जो कॉलेजियम करता था पहले, तो अब उसमें ये प्रोविजन किया गया कि अब वो NJAC करेगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन चूंकि NJAC को जुडिशियल रिव्यू में लाया गया, न्यायिक पुनर्विलोकन में लाया गया, और भारत में पहले जुडिशियरी ने हमारे हमेशा थ्योरी ऑफ सेपरेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट किया। मतलब जो भी एक्ट आता था उसके वो प्रोविजन को वो हटा देते थे या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते थे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होते थे। लेकिन यहाँ पर पहली बार देखा गया कि पूरे एक्ट को ही उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, NJAC। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2015 में इसको डिक्लेयर किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड किया गया। और अभी जो कॉलेजियम सिस्टम है उसी को ऑपरेट किया जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे 100 अमेंडमेंट एक्ट 2014, 100वां संविधान संशोधन 2014, 100वां संविधान संशोधन 2014। क्यों लाया गया 100वां? Give effect to the acquiring of certain territories by India and transfer of certain other territories to Bangladesh। इसमें इस संशोधन के द्वारा हमें कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश से लेना था और कुछ को हमें बांग्लादेश को देना था। इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स। और ये जो है इसके लिए जो एग्रीमेंट था तो कहते हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जो मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1974, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1974 and its protocol of 2011 इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जो टेरिटरीज थी वो 4 राज्यों से संबंधित थी। 4 स्टेट्स थे, 4 स्टेट्स उससे रिलेटेड थे, जिसमें असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा। अब हम बात करेंगे 101st अमेंडमेंट एक्ट 2017, 101st अमेंडमेंट एक्ट 2017, 101st अमेंडमेंट एक्ट 2017। ये जो 101वां जो संविधान संशोधन 2017 आया है 2017,
इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, ध्यान में रखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद देखेंगे 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018, 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018, ये 1 से 2 जो संविधान संशोधन अधिनियम 2018 है, constitutional status was provided, constitutional status was provided to the National Commission for backward classes, under the Ministry of Social Justice, under the Ministry of Social Justice and Empowerment, इसके द्वारा जो है 102वां जो संविधान संशोधन 2018 है, इसके द्वारा पिछड़े वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सामाजिक न्याय सशक्तिकरण एवं सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत इसमें क्या किया गया? कर सकते हैं आप। हाँ, यस, श्योर। Constitutional status was provided. Constitutional status was provided to the National Commission, for backward classes under India's Ministry of Social Justice and Empowerment. तो इसमें क्या किया गया? इसमें नया आर्टिकल जोड़ा गया 338B, आर्टिकल 338B, 338B। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 338 जो है, 338 वो एससी के लिए है, तो 338A एससी के लिए है, फिर ये आपका 338B ये आपका बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो गया। तो ये आप सीक्वेंस पर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ये काफी महत्वपूर्ण है और ये लेटेस्ट भी है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। It introduced reservation for economic weaker section. It introduced reservation for economic weaker section. ये इसलिए लाया गया ताकि आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति हैं, उनको आरक्षण दिया जा सके, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ऐसा पहली बार हुआ है भारत में कि कमजोर जाति के आधार पर तो आरक्षण दिया गया, इस आधार पर नहीं दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आर्टिकल 16 को अमेंड किया गया, अमेंडमेंट इन आर्टिकल 16, a 10% reservation to EWS in public employment, मतलब जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो सरकारी नौकरी है, उसमें 10% का जो है आरक्षण किया गया ऐसे लोग जो EWS में आते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये मैं कह रहा था। सर सेंटेंस रिपीट करेंगे आर्टिकल 16 से आगे। अमेंडमेंट इन आर्टिकल 16 allow a 10% reservation to EWS in public employment। अब हम बात करेंगे 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020, 104
4 संविधान संशोधन अधिनियम 2020। इसमें extended the reservation of seats, extended reservation of seats for SCs and STs, in the Lok Sabha and state assemblies from 70 years to 80 years. इसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 70 साल से 80 साल किया गया, 70 ईयर से 80 ईयर्स किया गया, and remove the reserve seats for the Anglo-Indian community in the Lok Sabha and state assemblies. और जो एंग्लो इंडियन समुदाय है उसके लिए आरक्षित सीटों को समाप्त किया गया या हटाया गया। तो इस तरीके से हमने संविधान में जो संशोधन हुए हैं और बहुत ही हमने संक्षेप में आपको ये सारी चीजें एग्जाम के लिए लिखा दी हैं। और सर नंबर कौन सा था? 104। यस, तो ये सारी चीजें मैंने आपको लिखा दी हैं और आप इसको जैसे जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते जाएंगे तो मुझे लगता है कि सारे जितने भी संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं आपको निश्चित रूप से रिकॉल होंगे। उनको बार बार जब आप प्रयोग में लाएंगे, यूज में लाएंगे, तब आप कंफर्टेबल होंगे। अगर आप सोचेंगे एक बार हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है और हम सोचें कि हम संविधान के विशेषज्ञ हो गए, एक्सपर्टी हमने हासिल कर ली है, तो ये बहुत गलत होगा। जब तक आप बार बार उसको नहीं पढ़ेंगे चीजें आपको रिकॉल नहीं होगी। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप सुबह उठे, सर ने अब तक क्या क्या पढ़ाया और हम बिल्कुल कोशिश ये कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं सारे टॉपिक्स में, एकदम सीक्वेंस में, स्मूथली। अब आपको करना ये है कि आपको जो नोट्स पढ़ाए जाते हैं, आप जो भी आप शाम को लिख रहे हैं, राइट, सुबह एक्सरसाइज आप उनको जो है उनका एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का मतलब होता है आप उनको जो है एक बार देखें और उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और मेंस के समय जब आप आंसर लिखेंगे तो ये कंटेंट आप उनको यूज कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस के दौरान ही होगा, प्रैक्टिस के साथ ही होगा, अदरवाइज तो नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपसे अगर एग्जाम के लिए पूछूं कि बताइए 69 में क्या हुआ था, 42nd में क्या हुआ था, तो फिर आप अपने माइंड को स्ट्रेस दें, वो जरूरी नहीं। आप इतने कंफर्टेबल हो कि आप तुरंत बता पाए कि सर इसका आंसर ये है, ये ज्यादा अच्छा है, बजाय कि स्ट्रेस लेने से। ठीक है, तो कल हम ये टॉपिक हमारा हो चुका है और कल हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो आपको कुछ पूछना है तो इट्स ओके, ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।